वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे बिजनेस के यूनिट और वैसे हम हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट नंबर 2 पे। अब आपको पता चल गया है कि बिजनेस यूनिट क्या होता है और कैसे होता है। अभी हमारा जो स्टेप है वो है कि उसको प्रमोट, उसको इस्टेब्लिश कौन करवाता है। तो किसी भी बिजनेस को, किसी भी आइडिया को जो प्रमोट करता है, ठीक है, उसे बोलते हैं प्रमोटर। अब देखो कैसे। प्रमोशन का मतलब होता है बिजनेस के आइडिया से लेके बिजनेस के इस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रेशन तक का प्रोसेस। आपने आइडिया सोचा, फिर देखा कि वो आइडिया एप्लीकेबल है कि नहीं, और अगर एप्लीकेबल है तो उसके लिए काम किया कि फ़ंड कहाँ से आएगा, हम नाम क्या रखेंगे और क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे इस्टेब्लिश होगा। ठीक है, तो वो जो पूरा प्रोसेस होता है आइडिया से लेके उसके इस्टेब्लिशमेंट तक, उसको करने वाले को बोलते हैं प्रमोटर। ठीक है, प्रमोटर इज़ द वन हु परफॉर्म्स ऑल द प्रोसेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के सारे प्रोसेस परफॉर्म करने वाला जो होता है वो होता है प्रमोटर। अब हमारे पास जो चीज़ें हैं, आज हम प्रमोटर पढ़ेंगे और ऑर्गेनाइजेशनल साइज़ पढ़ेंगे। मैं इसको पहले क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि दूसरे टॉपिक जो है वो है प्लांट साइज़ और प्लांट लोकेशन। वो तभी समझ आएंगे जब तुम्हें ऑर्गेनाइजेशनल साइज़ समझ आया होगा कि इसका मतलब क्या है और कैसे मेजर किया जाता है। तो ठीक है, तो जो ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग प्लांट साइज़ या प्लांट लोकेशन होगा। ठीक, तो प्लीज़ स्टे ट्यून टिल द एंड। सो अभी हमारे पास है टाइप्स ऑफ प्रमोटर। प्रमोटर के टाइप्स बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि 8 हैं कि 10 हैं कि ये हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रमोटर का जो पहला टाइप है वो होता है प्रोफेशनल प्रमोटर। मतलब वो जिसका वर्क ही प्रमोशन है, वो वेल वर्स्ड है इन कामों में कि कंपनी को कहाँ से रजिस्टर कराना है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, फ़ंड कहाँ से अवेल कराना है, उसका कनेक्शन इसी वर्ल्ड में है। तो प्रोफेशनल प्रमोटर्स हो गए, टेक्निकल भी बोल सकते हैं, जो मतलब बाय प्रोफेशन जो है प्रमोटर्स हैं। ठीक, उसके बाद हमारे पास है एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर। मतलब वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जहाँ खुद का आइडिया है, जिनके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, उन्हें खुद ही प्रमोट करना है, खुद ही आइडिया सोचना है, खुद ही उसको कैलकुलेट करना है कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, कितना पैसा लगेगा, खुद ही फंड अरेंज करना और खुद ही रजिस्टर कराना है। तो वो एंटरप्रेन्योरियल प्रमोटर्स हो गए। ठीक, फिर आते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रमोटर। जैसे कि मान लीजिए कोई बैंक है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई थर्ड पार्टी है जो प्रमोशन ही कराती है। जैसे मान लो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जब वो नया डिवीज़न लॉन्च करती हैं, मान लो वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट बना रही हैं, अब वो अपना डिवीज़न लॉन्च करती हैं कि वो जो ट्रेंडिंग क्लोथ्स हैं वो क्लोथ्स भी बनाएंगी। तो उस डिवीज़न को प्रमोट करने के लिए, उसके इस्टेब्लिशमेंट के लिए, उसके मतलब सर्टिफिकेशन के लिए, उसको स्टार्ट करने की परमिशंस के लिए जो प्रमोटर्स वो लोग यूज़ करती हैं या हायर करती हैं, वो होते हैं इंस्टीट्यूशनल या फिर प्रोफेशनल प्रमोटर्स। ठीक, अब कुछ होते हैं फाइनेंसिंग प्रमोटर्स। देखो, पैसा सब बिजनेस का ना ब्लड है। इफ़ यू डोंट हैव मनी टू इन्वेस्ट बिजनेस आइडिया कितना भी अच्छा वो रन नहीं कर सकता ना। तो जो फाइनेंसिंग प्रमोटर्स या फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो आपको बेसिकली फ़ंड में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो प्रमोशन के प्रोसेस में जो भी लोग हेल्प करते हैं वो प्रमोटर्स कहलाते हैं। ठीक, तो अभी बस इतना ही है। अब किसी किसी में बहुत सारे दिए हैं, 7-8 भी दिए हैं किसी में, तो इतना नहीं, जितना आपको याद है कि कौन कौन हेल्प कर सकता है प्रमोशन के प्रोसेस में उतना आप लिख दीजिए। ठीक है, अभी आते हैं फंक्शंस ऑफ प्रमोटर। फंक्शंस भी रटने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कंसेप्ट याद रखो कि सबसे पहला काम क्या होगा। आइडिया सोचेगा इंसान, तो पहला फंक्शन है आइडिएशन। जब आइडिया उसने सोच लिया, मान लो दिमाग में बिजनेस का आइडिया आ गया, तो उसके बाद का फंक्शन क्या होगा, उसके बाद का फंक्शन होगा फिजिबिलिटी का चेक। मतलब कि आइडिया कितना सही है, क्या उस आइडिया की ज़रूरत है, क्या उसके लिए कस्टमर है, और कस्टमर है तो क्या उस आइडिया को फॉर्मुलेट करने के लिए फ़ंड है, मतलब वो कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, कितनी उसकी नीड है इन्वायरमेंट में, उसको देखना। जब आपने ये देख लिया तो फिर आगे कंपनी रजिस्टर कराना, ऐसे कर करके बहुत सारे फंक्शंस हैं कि आप रजिस्टर कराओगे जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो सर्टिफिकेशन वगैरह उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। कंपनी का एक यूनिक नेम रखोगे, फ़ंड उसके लिए अवेलेबल कराओगे कि कौन कौन आपकी फंडिंग कर रहा है, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप की डीड वगैरह साइन करोगे। तो ये सब कुछ प्रमोटर्स का काम होता है। अभी आते हैं स्टेजेस ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के स्टेजेस क्या होंगे, देखो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। जिसको 5-6 में लिखना है वो 5-6 लिख ले कि पहला आइडिया फॉर्मुलेशन होगा, फिर फिजिबिलिटी की रिपोर्ट बनेगी, फिर उसका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस होगा। और जिसको जैसे जो कहानी याद हो, बस देखो हेडिंग सेम होना कहीं भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इवन अलग अलग बुक पढ़ोगे तो उसमें भी अलग अलग ही हेडिंग्स होंगी। ठीक है, टॉपिक्स खाली सेम होते हैं। तो स्टेजेस अगर तुम्हें कंसेप्ट याद है कि कैसे शुरू होता है बिजनेस, तो वैसे करके लिख लो। देखो 4 स्टेजेस में सबसे पहला जो है वो डिस्कवरी ऑफ आइडिया, मतलब आइडिया को सोचना। उसके बाद है प्रिलिमिनरी
इन्वेस्टिगेशन मतलब पहले की इन्वेस्टिगेशन, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन क्या करोगे, ये क्या ज़रूरत है उसकी, फिजिबल है वो, क्या वो रिलायबल है, क्या वो चलेगा, इस अप्लाई कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया को हम, ठीक है। जब ये हो गया तो उसके बाद व्हाट यू विल डू, इन्वेस्टिगेट आपने कर लिया। अब आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे कि आपको अगर 10 लोग चाहिए अपने टीम में, लेबर चाहिए कि टेक्निकल लोग चाहिए, आपको अपना ऐप बनाना है कि अपनी फैक्ट्री बनानी है, उसके अकॉर्डिंग आप रिसोर्स ढूंढोगे, ठीक है। रिसोर्स ढूंढोगे और उसके बाद क्या करोगे, फाइनेंस करोगे, क्योंकि रिसोर्स तभी टिकेगा जब पैसा होगा। पैसा कब होगा, जब आप फाइनेंस करवाओगे। तो ये 4 स्टेजेस हैं जो बेसिकली मैं बता रही हूँ। बाकी जिसको नहीं ये याद हो पा रहा है या जो लास्ट मिनट में पढ़ने बैठा है, कुछ मत करना, सिर्फ इतना सोचना कि बिजनेस शुरू कैसे होता है और वही स्टेप लिख देना, वही स्टेजेस हो जाएंगे, ठीक है। अभी आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइज पे। देखो आज तबीयत नहीं ठीक है तो थोड़ी सी आवाज़ धीमी होगी आई गेस, बट अभी आते हैं ऑर्गेनाइजेशनल साइज पे। देखो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस में समझा दिया है, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड एंड विथ डिफरेंट स्किल्स टू अटेन अ पार्टिकुलर गोल इन रिस्पेक्ट टू बिजनेस, ठीक है, फॉर अर्निंग प्रॉफिट और सैलरी व्हाटसोएवर। तो उसका जो साइज़ होता है उसका क्या पर्पस है। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की जब स्टार्टिंग होती है तो दैट इज़ फ्रॉम अ रूम, बट जब वो जॉइंट स्टॉक में कन्वर्ट हो जाती है या फिर प्रॉपर पार्टनरशिप में कन्वर्ट होती है तो उसका साइज़ वहाँ पे वेरी करता है। जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इंडस्ट्रीज़ का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम है, वहाँ पे उसका साइज़ वेरी करता है। जिसमें सर्विस प्रोवाइडिंग का काम है, वहाँ पे उसका साइज़ और रिसोर्स वेरी करता है। तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना है। जब हम ये पढ़ लेंगे तो उसके बाद प्लांट साइज़ और प्लांट लोकेशन पढ़ेंगे। तो जो वो नहीं पढ़े हैं या जिसको वो चीज़ पढ़नी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नोटिफिकेशन। अभी आते हैं कि हम साइज़ से कैसी इकोनॉमीज़ ऑब्टेन कर सकते हैं, कि अगर मतलब बड़ी है ऑर्गेनाइजेशन तो कौन सी इकोनॉमी मिलेगी। इकोनॉमी का मतलब होता है कि पैसा अंदर कैसे आएगा, ठीक है, सिंपल भाषा में समझो। वैसे तो मतलब टिपिकल है, बट हाँ, पैसा अंदर कैसे आएगा किसी भी नेशन में या किसी भी पार्टिकुलर करियर में या किसी भी एक्टिविटी में पैसा कैसे आएगा, ठीक। तो 2 टाइप की इकोनॉमी हमें मिल सकती है ऑर्गेनाइजेशन से। पहली रियल होती है और दूसरी पेक्यूनियरी होती है। अब देखो रियल इकोनॉमी क्या होगी, टेक्निकल इकोनॉमी मिलेगी, टेक्निकल स्किल्स वगैरह बढ़ेंगी। मैकेनिकल इकोनॉमी मिलेगी, लोग प्रोफेशनल होते जाएंगे, ट्रेनिंग डेवलपमेंट होगी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एस्पेक्ट्स पता चलेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अब देखो अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ बढ़ रहा है, एक्सपैंड हो रही है, लोग प्रोफेशनल हो रहे हैं, टेक्निक्स बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केटिंग की इकोनॉमी भी एक्सपैंड करेगी, है ना। मार्केटिंग से भी जो पैसा आएगा वो काफ़ी आएगा, जो मार्केटर्स हैं उनको भी पैसा अच्छा सा मिलेगा ना। अब मार्केटर्स अगर अच्छा पैसा करेंगे तो डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन भी तो बढ़ेगा। जब डिमांड ज़्यादा है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उसको स्टोरेज की जगह ज़्यादा चाहिए होगी, तो स्टोरेज की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, मतलब स्टोरेज से पैसा ज़्यादा आने लगेगा। और जब स्टोरेज ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो पहुंचाने वाले ट्रांसपोर्टेशन भी ज़्यादा होना चाहिए ना, तो ट्रांसपोर्टेशन की भी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। तो उसमें भी कुछ याद नहीं करना होता है, हमेशा लॉजिक लगाओ इन चीज़ों में। जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं ना वो बहुत तगड़े होते हैं। आपका लॉजिक, आपकी अपनी इंग्लिश, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो रियल इकोनॉमी हमें मिली, हमारी मैनेजर्स की स्किल्स बढ़ी, अच्छे और ज़्यादा एजुकेटेड लोग हमें मिले, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ट्रांसपोर्ट बढ़ा, डिमांड बढ़ी। अब देखो जब डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्शन भी तो बढ़ा ना। अब जितना ज़्यादा तुम प्रोडक्शन करोगे, जो तुम्हारी वो वेरिएबल कॉस्ट है उतनी तो कम होगी। अब सिंपल समझो, सिंपल शब्दों में समझो। जैसे मान लो आप जब रिटेल पे खरीदने जाते हो तो वो आपको जो पेन 5 का है वो 5 का ही देगा, जो रिफ़िल 5 की है वो 5 की ही देगा। बट अगर आप कभी होलसेल में ख़रीदने जाओ 10, 50 या फिर 100 रिफ़िल के पत्ते एक साथ, तो खटाक से पैसा नीचे गिरता है ना। अगर आप बल्क में कोई चीज़ खरीदते हो या कोई चीज़ बेचते हो तो उसके पैसे कम हो जाते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे पेक्यूनरी इकोनॉमी जो होगी ना, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन का कॉस्ट कम होगा, तो यहाँ पे ये इकोनॉमी मिलेगी। जितना कम कॉस्ट उतना ज़्यादा प्रॉफिट। तो पेक्यूनरी इकोनॉमी इनडायरेक्टली प्रॉफिट से रिलेटेड है, ठीक है। सारी ही प्रॉफिट से रिलेटेड, भाई पैसा तभी आएगा जब प्रॉफिट होगा, बट पेक्यूनरी जो है इनडायरेक्टली वो प्रॉफिट से रिलेटेड, ठीक। अभी आते हैं मेथड्स फॉर मेजरिंग ऑर्गेनाइजेशनल साइज। देखो अब ये डिफ़र करता है। जैसे मान लीजिए कि इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट है, 2 इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री ए, इंडस्ट्री बी, फैक्ट्रीज़ हैं उन दोनों इंडस्ट्री में। मान लो एक लेदर की इंडस्ट्री है और एक रबर की इंडस्ट्री है, और दोनों इंडस्ट्रीज़ में 5-5 फैक्ट्री हैं मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन होगा ना, जैसे मान लो अगर वो 10,000 प्रोड्यूस करती है रबर वाली और लेदर वाली सिर्फ 8,000 करती है, तो 10 जो लेदर का साइज़ है उसको बड़ा माना जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या देख के साइज़ निकाला, प्रोडक्शन देख के। तो जो भी बिज़नेस होता है उसकी एक्टिविटी के हिसाब से साइज़, जैसे कि अब मान लो कि मान लेते हैं सर्विस प्रोवाइडिंग कोई है कंपनी, जैसे मान लो कि अर्बन कंपनी एग्जांपल ले लो, वो सर्विस प्रोवाइड करती है, और मान लो एक कंपनी और है कंपनी एक्स, वो भी सर्विस प्रोवाइड करती है। तो वहाँ पे जब हम डेटा निकालेंगे तो हम निकालेंगे कितने कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, किसका कितना बड़ा कस्टमर एरिया है। तो अगर अर्बन कंपनी का बड़ा है तो इसका मतलब अर्बन कंपनी का साइज़ भी बड़ा है। साइज़ का मतलब कि मतलब किस लेवल पर है, किस स्टेटस पर है, क्या उसका साइज़ है, कितने उसके एम्प्लॉयज़ होंगे, ये मेजर करने के तरीके। तो ऐसे तुम खुद देख लो, ऐसे अलग अलग मेथड्स। अब जैसे मान लो कि एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन ही तो होगा ना मेथड, कि किसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, जिसका प्रोडक्शन ज़्यादा है वही साइज़ बड़ा, उसी कंपनी का साइज़ बड़ा। अब जैसे कि मान लो कि कोई एमएनसी है और दो एमएनसी को कंपेयर करना है, एमएनसी ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन ए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बी, तो जिसका क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, जिसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होगा, या जिसका जे कर्व होगा कि प्रॉफिट कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो साइज़ बड़ा होगा ऑर्गेनाइजेशन का, दूसरा वाला छोटा होगा। तो ये कुछ मेथड्स थे, ये कॉमन सेंस वाले मेथड, इसमें कुछ है नहीं, बस ये है ये ओवरव्यू अगर आपको मिलेगा कि साइज़ ऑर्गेनाइजेशन का साइज़ क्या कैसे होता है, तो प्लांट की साइज़ और लोकेशन आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक, जो बाद की 2 वीडियोज़ हैं। ओके, सो अभी आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइज़। अब देखो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो साइज़ को चूज़ करने में अफेक्ट करेंगे। अब अगर बंदा अकेले है और उसका कोई भी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है, या वो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहा है, तो उसका फैक्टर क्या होगा, पैसा, फंड। जितना उसके पास फंड होगा वो उसी के अकॉर्डिंग रजिस्टर कराएगा। अगर उसके पास फंड कम है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप को रजिस्टर कराएगा। अगर उसके पास कोई दोस्त है जिसके पास काफ़ी फंड है बट उसके पास स्किल है, तो दोनों क्या करेंगे, पार्टनरशिप कर लेंगे। ठीक है। अब अगर कोई ऐसा इंसान है जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस में ही है, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट में भी काफ़ी नोन पर्सन है, तो जब वो स्टार्ट करेगा तो डायरेक्टली जॉइंट स्टॉक से ही स्टार्ट कर देगा। ठीक, तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है पैसा, फाइनेंस, फंड। दूसरा फैक्टर क्या होता है, कंट्रोल। अगर आपको कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप के साथ जाओ, ठीक है, वहाँ पे आपको कंप्लीट कंट्रोल मिलेगा। पर अगर आपको चाहिए कि आपके पास उतनी स्किल्स या उतना टाइम नहीं है, तो कोई और भी स्किल्ड इंसान हो, तो आप पार्टनरशिप के साथ जाओ जहाँ पे कंट्रोल थोड़ा थोड़ा बटेगा। और अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं बस मैनेज करूँ, मेरा नाम हो, बाकी स्किल्ड से स्किल्ड अच्छे से अच्छे लोग हों और पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बने, फॉर्म हो स्टार्टिंग से ही, तो आप जॉइंट स्टॉक के साथ जाइए। एक और फैक्टर होता है वो लायबिलिटी होता है। सारी लायबिलिटी खुद के सर पे रखनी है, सोल प्रोप्राइटरशिप। थोड़ी थोड़ी बांटनी है, पार्टनरशिप। एकदम लिमिटेड करनी है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो यही कुछ फैक्टर्स हैं, और भी ऐसे हो सकता है, ऐसा कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मैन पावर की रिक्वायरमेंट क्या है। R&D की अगर आपको कंपनी खोलनी है या R&D का स्टार्टअप करना है, तो R&D के लिए बहुत टेक्निकल और बहुत स्किल्ड मैन पावर चाहिए होगी ना। बट अगर आपको नॉर्मल सर्विस प्रोवाइडिंग करनी है या कोई कॉल सेंटर वगैरह खोलना है, स्टार्ट करना है, कंसल्टेंसी खोलनी है, तो नॉर्मल आपको जो लोग रिक्वायरमेंट में हैं जॉब की और कम एजुकेटेड है वो भी चल जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स भी देखो, आसपास देखोगे ना अपने तो सब नज़र आएगा। तो ये जो टॉपिक आज का था, प्रमोटर्स और ऑर्गेनाइजेशनल साइज़, ये सब आपकी सराउंडिंग्स में है। ठीक है, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू अस और सब्सक्राइब कर लो ताकि प्लांट लोकेशन, साइज़ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तीनों की नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाए। एंड यस, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो रही है, दिक्कत आ रही है, वो यहाँ आ जाए, और जिसे बाइनरी कन्वर्जन में दिक्कत आ रही है वो इधर आ जाए। स्टे ट्यून्ड टू अस।